बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 जुलाई के मिड डे फ्लैश में हम देख रहे हैं KC100 का इंडेक्स नीचे आते हुए और ब्रीदर या प्रॉफिट टेकिंग या आप कुछ भी कह लें। बहरहाल ये है कि एक रैली जो थी हमने देखी थी 1,70,000 के इंडेक्स से, और वो अब थोड़ा सा एक साइकिल कंप्लीट होते हुए, मुकम्मल होते हुए, थोड़ा सा ये है कि चीज़ें वापस नीचे आ सकती हैं और आपके पास मौका है कि वापस पोर्टफोलियो बनाने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करके फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता बार्गेनिंग करें और अच्छी कीमतों पे आपको चीज़ें मिल सकती हैं पोर्टफोलियो में। जैसे कि हब पावर पे मैं हमेशा बात करता हूँ, हर क्वार्टर में डिविडेंड आता है, और अब ये है कि BYD की असेंबली के लिए मामला आगे चल रहे हैं, गारों में सिविल वर्क्स वहाँ पे चल रहे हैं, बैटरी पैक प्लांट के लिए भी वहाँ पे जगह। तो इस तरह जो है बहुत सारे पोर्टफोलियो में चीज़ें आप डिविडेंड यील्ड के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड का जो ये मामला है ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पोर्टफोलियो में। एक ख़ास परसेंटेज जो है वो डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो मुरव्वजा स्टॉक्स हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक पे मैंने काम किया था, यानी फाइनेंशियल मॉडल के हिसाब से। और जो अभी इस वक्त जो बैंकों में तब्दीलियाँ आ रही हैं, जैसे अभी मिनिमम डिपॉजिट रेशो पे भी MDR पे बात हुई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो अब जो डिविडेंड यील्ड हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक की है वो 10% बन रही है। इसी तरीके से हम जो हब पावर का देख रहे हैं वो तकरीबन 8% की है। फिर इसी तरीके से फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, एंग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी जो जाने माने हैं डिविडेंड की यील्ड के लिए, तो अब उनकी भी तकरीबन 7%। तो इस तरह ये है कि ये आपके पास पोर्टफोलियो के हिसाब से मौक़े बनते चले जाएंगे, आपके लिए बार्गेनिंग का थोड़ा सा मौका आपको आ जाएगा। और चूँकि ये जो महीना जुलाई का होता है वो उमूमी तौर पे नताइज का महीना होता है, इसमें थोड़ी सी शेयर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, और वॉलेटिलिटी का मामला उतार चढ़ाव का ये है कि उसमें थोड़ा सा ये कि हाथ नहीं डालना चाहिए, या अगर कोई भी आपको चीज़ समझ आए तो आप लंबी मुद्दत के लिए चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इब्तदाई में ही मैं आपको बता दूं कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए तो ये एक अच्छा टाइम है, और ये कि आप 2027 और 2028 के डिविडेंड्स जो हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के हवाले से मैंने आपको यहाँ पे एक हल्का सा इब्तदाई में बता दिया। डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है दूसरे बैंकों की निस्बत भी। और ये जो अब मिनिमम डिपॉजिट रेशो MDR की स्टेट बैंक की तरफ से बात हुई है, तो अब बैंकों के हाथ में एक हथियार आ गया है कि वो इंडिविजुअल्स के अलावा कॉर्पोरेट्स को भी कम डिपॉजिट रेशो की सतह से दे सकते हैं। यानी पॉलिसी रेट माइनस जो 2.5% का एक वो था उससे भी नीचे कर सकते हैं। तो इस तरह उनकी कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ या कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स कम होंगी, उनके स्प्रेड्स बढ़ेंगे। उसमें ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा एक अच्छा बेनिफिट आ रहा है वो मीडियम साइज बैंकों में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे डिपॉजिट का मामला होता है ज़रा, वो डिपॉजिट रेट उनको हाई रेट देने पड़ते हैं ताकि जो सारिफीन हैं वहाँ पे पैसे रखें। तो उसमें बैंक अल हबीब को ज़रा ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो रहा है, जबकि बैंक अल फलाह भी उसी कैटेगरी में आता है, अस्करी बैंक भी। ये तीन और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, चार मिला के ये ट्रेड फाइनेंस के अंदर ये बैंक अच्छे माने जाते हैं। ट्रेड फाइनेंस का मतलब ये हुआ कि जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्टिविटी है, या ये कि जो भी इस वक्त एक्टिविटी है उसका जो एक नॉन कोर जो बिज़नेस बनता है, मसलन एलसियाँ खुलती हैं, ई फॉर्म होता है, आई फॉर्म होता है, डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, चेक बुक्स होती हैं, तो इस तरह की सर्विसेज में ये बैंक्स बहुत आगे हैं एलसियाँ खुलने और उसमें, तो इसमें चार्जेस में। तो ये है कि इनका एक अच्छा चंक होता है। अगर आप कोर इनकम और नॉन कोर इनकम को देखें तो ये मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको इस MDR के इस पस मंज़र में आपको बताने की कोशिश करूं कि बैंकों के फेवर में जो है एक चीज़ जो है स्टेट बैंक की तरफ से हो गई है, तो मैंने सोचा आपको बताऊं। इसी तनाज़ुर में एक कंसोर्टियम जो जिसको लीड कर रहा था बैंक ऑफ पंजाब, उन्होंने जो है तकरीबन 4.76 बिलियन 10 साल का इस्लामिक सिंडिकेटेड फाइनेंस जो है वो एयरलिंक और जो उसकी सब्सिडरी सेलेक्ट, जो उसका IPO भी अभी आया था, तो उसके लिए पास कर दी है, और उसमें कंसोर्टियम में बैंक ऑफ पंजाब लीड कर रहा है। एक और जो एक अहम चीज़ जो हमारी मार्केट के पर्सपेक्टिव से है वो पाकिस्तान और मोरक्को के दरमियान, मराकश जो मुल्क है वहाँ जो एक मजबूत एक खादों का एक पार्टनरशिप जो सन 2000 के अवाइल से चल रहा है, और ज़्यादातर बुनियादी तौर से डायमोनियम फॉस्फेट का जो रॉ मटेरियल हमें वहाँ से आता है, जिसको P2O5 फॉस एसिड कहते हैं। उसमें आपको जानते हैं कि जब फौजी बिन कासिम लिस्टेड कंपनी थी तो फॉस एसिड के यूरो के कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो P2O5 के वो आते थे, और वो अब ये चूँकि फौजी बिन कासिम मर्ज हो चुका है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में, तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है इसका एक बड़ा बेनिफिशरी हो सकता है। जैसे कि बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं वहाँ पे पाक मेरॉक के नाम से एक यूनिट मौजूद है,
मोरक्को के अंदर। और ये है कि अब आहिस्ता आप देखते हैं कि P2O5 फार्मर्स के लिए डायमोनियम फॉस्फेट बहुत ज़रूरी फर्टिलाइज़र होती है, न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइज़र है, 3 न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिला के बनती हैं। तो ये है कि उससे जो ग्रोथ होती है किसी भी फसल की वो ज़्यादा होती है, यूरिया से इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो आपका डायमोनियम फॉस्फेट डैप है उससे ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में ये सोल जो सप्लायर प्रोड्यूसर डैप का जो है वो अब फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ही है। तकरीबन शायद 7.5 लाख टन का एनुअल कैपेसिटी का प्लांट है, इससे ज़्यादा ही ये यानी ओवर कैपेसिटी इनका हो जाता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है इसकी। तो ये इसमें मैं इस तनाज़ुर में बात कर रहा था जो ये चीज़ें आ रही हैं पाकिस्तान और मोरक्को के ताल्लुकात के हवाले से, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। इसी तरीके से रिफाइनरी अपग्रेड के हवाले से 15 जुलाई एक बहुत अहम डेट आ गई है, और इसमें जो ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज़ के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट जो हो सकती हैं वो होंगी। पाकिस्तान में 4 रिफाइनरीज़ हैं जिसमें 3 रिफाइनरीज़ कोस्टल रिफाइनरीज़ हैं, एक मिड कंट्री रिफाइनरी अटक रिफाइनरी है, और अब उनको हो सकता है मुमकिन तौर पे छूटें मिलें ताकि ये है कि ये यूरो 5 स्टैंडर्ड मीट करने के लिए अपनी अपग्रेडेशंस वगैरह करें। इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और ये तकरीबन $6 बिलियन की कोई जो टारगेट की जा रही है कि वो रिफाइनिंग में आ सकती है, तो इसमें ये एक मस्बत चीज़ थी। अच्छा, इस तनाज़ुर में चूँकि रिफाइनरीज़ पे मैंने बात कर दी है, तो इसमें रिफाइनरीज़ चाह ये भी रही हैं कि वो कलेक्शन जो जीएसटी की कलेक्शन भी वो करें, ताकि ये कि उनका जो एक वर्किंग कैपिटल का जो मामला है वो कहते ये हैं कि ये जो कंपोनेंट इंपोर्ट करने में उनको जीएसटी वगैरह देना पड़ता है, तो उसको सबसाइड करने के लिए जो है वो उनको इस साइड पे भी सप्लायर साइड पे भी जीएसटी कलेक्ट करने दिया जाए। तो अभी तक इस मामले पे कोई पेशरफ नहीं हुई है। तो अब ये है कि हम देखते हैं कि अब हुकूमत पाकिस्तान जो कि अब जो मैंने मामला आपको बताए कि जैसे कि अभी ऑयल प्राइसेस तेल की कीमतें बढ़ी हैं, तो मुमकिन तौर पे अब एक्स रिफाइनरी प्राइस यानी रिफाइनरी की सेल प्राइस वो भी अब वापस 210 और 216 बिल तरतीब हाई पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल वगैरह पे बढ़ सकती है। तो अभी तो फिलहाल 30 जून के नफ़े इतने नहीं होंगे, 30 जून के थोड़े से इतने रिजल्ट ज़बरदस्त नहीं होंगे जो यानी 31 मार्च के नताइज थे रिफाइनरीज के विंडफॉल प्रॉफिट्स, तो उस तरह की कोई नज़ीर हमें अभी फ़िलहाल 30 जून की नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब जो फिस्कल नया शुरू हो चुका है 1 जुलाई से, उसमें सूरत हाल जो है रिफाइनरीज के हवाले से वो थोड़ी सी प्राइसिंग के हवाले से बेहतर हो सकती है। उसी तनाज़ुर में ऑयल मार्केटिंग कंपनी और स्टेट आर्म पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी आता है। पीएसओ के भी नताइज इतने ज़बरदस्त शायद ना हो इन्वेंट्री लॉसेस की वजह से, लेकिन अब जो जैसे 1 जुलाई शुरू हो गया है तो मुमकिन तौर पे इनके भी थोड़े से मामला बेहतर हो जाएं, यानी इस फिस्कल 2027 का फिस्कल जो 1 जुलाई से शुरू होता है। अच्छा, अब वैसे हम देखें तो ओएमसी मार्जिन जो हैं वो तो अब काफ़ी हैंडसम मिल रहे हैं, यानी ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पीएसओ को तकरीबन ₹9.25 पर लीटर के हिसाब से तकरीबन जो है वो मिल रहा है। एक ज़माने में ये चीज़ बहुत ₹1-2 भी नहीं होती थी जब हमने ये तजियाकारी का काम शुरू किया था आज से 15-20 साल पहले। तो अब जो है ये तकरीबन हो गया है, और अब ज्यों ये अरामको की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आती चली जाएंगी या उनके पंप्स आएंगे, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान उनको इंसेंटिव देने के लिए ये ओएमसी मार्जिन जो है वो बढ़ा सकती है, तो उसका जो बड़ा बेनिफिशियरी वो पीएसओ अब हो सकता है। तो मैंने सोचा कि इस तनाज़ुर पे भी बात कर ही डालूँ। तेल की कीमतों पे बात कर लेते हैं। तेल की कीमतें दुनिया में वापस, जैसे WTI एक मेजर उसमें वो $60 के उसमें आ गया था, वापस $72 सुबह में देख रहा था वो ट्रेड हो रहा था। और इसके अलावा जो हमने देखा था कि जो अरब लाइट जो पाकिस्तान से काफ़ी मुत्तसिल है चीज़, वो $65-66 पे भी आ गई थी। अब वो डिलेड होता है थोड़ा सा उसका, तो अब मुझे लग रहा है कि यानी कल जो प्राइसेस छपेंगी वो हो सकता है कि वो ऊपर अरब लाइट की छपें। यही सूरत हाल मरबन की भी है, मरबन क्रूड जो यूएई का है उसके भी जो है वो दाम निर्ख बढ़ सकते हैं, ब्रेंट के भी दाम। तो इस तरह जो है ये वापस जो हुकूमतें ने थोड़ी सी एक प्राइसेस कम करना शुरू की थी, जो एक दफ़ा ₹450 ले गए थे पेट्रोल की कीमतें, और फिर वापस अब ये लेकर आए 299, 300 वगैरह पे। तो वापस हो सकता है कि कहीं ये बढ़ना ना शुरू हो जाए, तो हमारी मैशत के लिए थोड़ा सा एक इसमें रेड फ्लैग है। बाकी ये कि KC100 का मैं एक देख रहा था, पेज आया था आजकल, काफ़ी वो प्रोमोज दे रहे हैं। KC यानी PSX जो है काफ़ी एक्टिव है, तो वो प्रोमोज में दे रहा था। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त 3 सालों की 3 फिस्कल ईयर्स की सबसे जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है KC100 के मुकाबले में, जिसमें हम रिलेटिव इंडेक्स की भी वो देखते हैं, तो वो है गंधारा ऑटोमोबाइल की, GAL, और उसके अलावा नेशनल बैंक की। नेशनल बैंक का डिविडेंड भी बढ़ा रहा, ₹35 का यानी 2025 का डिविडेंड भी था।
और गंधारा इंडस्ट्रीज़ DHNI जो कि ईसुज़ू के ट्रक बसेस वगैरह करता है, उनकी जो मार्केट परफॉर्मेंस पे UBL की मार्केट परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही, अस्करी बैंक की परफॉर्मेंस रही, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की परफॉर्मेंस यानी 150% से ज़्यादा इन्होंने जो आउट परफॉर्म किया। एटलस होंडा मोटरसाइकिल्स जो नेशनल हाईवे पे है तो वो है, FFC की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तो इस तरह जो है हबीब बैंक उसमें शामिल था, तो ये काफ़ी ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने आउट परफॉर्म किया KSE 100 को बहुत ज़्यादा। पोर्टफोलियो के हिसाब से ही मैं वापस आता हूँ जिससे इब्तदाइया शुरू किया था, और वो इब्तदाइये में यही है कि आपके पास अब 2027 के फिस्कल के लिए मौक़े आ जाएंगे। जो आप चीज़ें देख रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हब पावर कंपनी के अंदर BYD के हवाले से है, उसके अलावा फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी भी डिविडेंड के हवाले से और एक्विजिशंस के हवाले से चीज़ें हैं। और सीमेंट्स के अंदर लकी सीमेंट हमेशा से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहती है, कॉर्पोरेट एक्टिविटी। लकी सीमेंट का पी मल्टीपल भी इस वक्त KC 100 के पी मल्टीपल फॉरवर्ड अर्निंग्स पे जो है वो कम है, तो ये भी आपके लिए मतलब मौक़े, इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ और ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपसे इतनी ही बातचीत करूं। मैंने अपने इस पूरे बयानिए के अंदर बात करने की कोशिश की कि अगर तेल की कीमतें नीचे आएँ तो इसका जो फ़ायदा यानी एक बिला वास्ता फ़ायदा जो है वो रिफाइनरीज़ OMCs की प्राइसिंग पे हो सकता है। इसके अलावा मैंने बात की कि दी बैंक ऑफ पंजाब ने एक बड़ा कंसोर्टियम लीड करते हुए लोन पास ऑन किया है एयरलिंक और उसके सब्सिडरी सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ जिसका IPO भी आया। और फिर मैंने आपसे उमूमी तौर पे पोर्टफोलियो के हिसाब से बात की। हब पावर गिनवाया कि ₹5 हर क्वार्टर में डिविडेंड होता है, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी हर क्वार्टर में डिविडेंड देती है, लकी सीमेंट का एक एनुअल डिविडेंड अब उसका एक हम इंतज़ार कर सकते हैं 30 जून की जो क्लोजिंग हुई है 2026 के फिस्कल में। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इन मालूमात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111 Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.